हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं कॉम्पटन इफेक्ट। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? 1923 में आर्थर होली कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया कि व्हेन एक्स-रे ऑफ हाई एनर्जी स्ट्राइक विद एन एटम एंड इंटरेक्ट विद द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इट ऑब्जर्व दैट द स्कैटर्ड एक्स-रे हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ एक्चुअली वेवलेंथ इंसिडेंट एक्स-रे की थी और जो स्कैटर्ड एक्स-रे थी उसकी वेवलेंथ में कुछ ना कुछ शिफ्ट नजर आया। जब क्लासिकल मैकेनिक्स से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो वो फेल हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स वो क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एटम के इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, देन दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और वो उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जो फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की है, और डिफरेंट डायरेक्शंस में एनर्जी रेडिएट करेगा। भले ही डायरेक्शंस डिफरेंट हों, फिर भी सेम फ्रीक्वेंसी की जो है वो एक्स रेज, वो जो एनर्जी है वो रेडिएट करेगा। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो एक्सरे आई थी वही सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की एक्सरे हमें रिसीव हो रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं था। उसको ये देखा गया कि जब कोई एक्सरे किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करती है तो वो उस जो एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है, वो शिफ्ट आता है। दैट शिफ्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एनर्जी ऑफ एक्सरे शुड बी वेरी लार्ज एंड इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रीटेड एज द लूजली बाउंड और नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब हम न्यूक्लियस का जो इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के साथ उसको हम लगभग ना के बराबर मानते हैं, ताकि वो रेडिएशन उसके साथ एज ए फ्री ट्रीट करे इलेक्ट्रॉन को जब एक्सरेज उसके साथ स्ट्राइक करेंगे। तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन का, और जो एक्सरेज जो इंटरेक्ट कर रही है उसका जो फोटोन हुआ, जिसको बाद में ये देखा गया कि वो इंटरेक्ट जब करता तो जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। और ये जो इफेक्ट है कॉम्पटन इफेक्ट, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पे कंफर्म करता है। दूसरी बात, एक्चुअली लाइट है क्या, इसको डिफाइन भी कॉम्पटन इफेक्ट प्रॉपरली करता है। एक्चुअली व्हाट इज लाइट? तो पार्टिकल जो नेचर है लाइट का वो बेसिकली इस बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ कंफर्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले क्या है बच्चों, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे और ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो है m0c²। रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की m0c², हैविंग नो काइनेटिक एनर्जी, जस्ट ओनली रेस्ट मास एनर्जी, क्योंकि रेस्ट पे है। ए फोटोन इज मूविंग टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एंड फोटोन हैविंग मोमेंटम h/c। दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन and energy of photon is h/nu. When this photon interact with or collide with electron elastically, then this is the direction of scattered photon and this is the direction of scattered electron. अब जैसे इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ तो कुछ न कुछ स्पीड के साथ वो मूव करेगा, एंड दैट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज v, then momentum of the scattered electron is mv, and relativistic energy of electron is mc²। दिस इज रेस्ट मास एनर्जी एंड दिस इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तो जो एनर्जी कैरी करेगा, अब उसके पास दो टाइप की एनर्जी है बच्चों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जैसे मोशन में आएगा मास बहुत कम है उसका, जब स्पीड ज़्यादा ट्रैवल करेगा वो, तो उसका जो इफेक्टिव मास से बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात करेंगे। दैट इज द सम ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ओके, दिस इज द मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, दिस इज द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। तो इस प्रकार से हम इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ऐसे समझ सकते हैं। अब अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक खास कंडीशन आपको पता है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? सेम रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी तो बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी, या ये कहें कि टोटल जो एनर्जी पहले थी वही टोटल एनर्जी बाद में रहेंगी। तो मेन बात ये है। तो उसके अंदर हम अगर देखें ध्यान से, तो सबसे पहले अगर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएं तो टकराने से पहले अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बच्चों हम इक्वेशन लगाएं अलोंग एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम इक्वेशन लगाएंगे तो स्ट्राइक करने से पहले का मोमेंटम कितना था? केवल और केवल फोटोन का मोमेंटम था, दैट इज h/c, प्लस फोटोन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0। टकराने के बाद मोमेंटम कितना आया? ये हमारा मोमेंटम था फोटोन का,
तो ये किसी एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो हम एक्स एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका कितना कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग आएगा, दैट इज एच न्यू नॉट एच न्यू डैश डिवाइड बाई सी कोस थीटा। ओके, एंड कितना मोमेंटम गेन इलेक्ट्रॉन ने कर लिया है, दैट इज एम वी कोस फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1. This is conservation of momentum applicable along x-axis. Similarly, we can apply the conservation of momentum along y-axis. इसी प्रकार बच्चों हम y-axis के लॉन्ग मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। y के लॉन्ग जो मोमेंटम आएगा, क्योंकि y के लॉन्ग इनिशियली कोई मोमेंटम है ही नहीं, ना तो फोटोन का कोई मोमेंटम है y के लॉन्ग, क्योंकि फोटोन केवल x के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रेस्ट पे था, इसीलिए मोमेंटम along y-axis is equal to 0. But after collision there will be some momentum along y-axis in positive direction, that is h nu dash divided by c sin of theta, and minus क्योंकि इसके अपोजिट है, that is mv sin phi. This is equation number 2. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, लेकिन एक कंडीशन और लगाते हैं। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद फोटोन की एनर्जी हो गई है एच न्यू डैश, और इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी आ गई बच्चों एम सी स्क्वायर। तो एक ये कंडीशन हम लगाएंगे। तो इन 3 इक्वेशंस को आप सोल्व करिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। इन 3 इक्वेशंस को सोल्व करने पर हम एक रिजल्ट निकल के आएगा हमारे सामने, और वो रिजल्ट क्या होगा बच्चों, वो रिजल्ट होगा कॉम्पटन शिफ्ट। वो रिजल्ट क्या होगा, कॉम्पटन शिफ्ट। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये मोमेंटम था, इस मोमेंटम का एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग, इस मोमेंटम का एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, नीड नॉट बी ब्रेक अप इनटू द कंपोनेंट्स, तो कंजर्व्ड है, और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, तो टोटल एनर्जी मैटर नहीं करता कि किस डायरेक्शन में कितना, तो आपने सम अप करना है उसको केवल। ओके, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके, और ये ध्यान रखते हुए कि जो रेस्ट मास एनर्जी, जो किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा बच्चों, वो होगा एम नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। दिस इज रिलेटिविस्टिक मास। अगर इसको आप स्क्वेयर करें तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो सी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा बच्चों सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। तो एक्चुअली में यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, एम स्क्वेयर ब्रैकेट सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। दिस इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन हमारे सामने निकल के आ जाएगी। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या निकालना बच्चों, शिफ्ट इन वेवलेंथ निकालना है। शिफ्ट इन वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, और कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब है कि कितना इंसिडेंट वेवलेंथ कितना था, जो हमें स्कैटर्ड वेवलेंथ मिली है वो कितनी है, और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ मिली है कॉम्पटन इफेक्ट में, जो हमने ऑब्जर्व किया वो वेवलेंथ बच्चों ज्यादा है इंसिडेंट वेवलेंथ से। इसका मतलब हमने एक प्रकार से लैम्डा डैश माइनस लैम्डा निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी है इसमें, वो कितनी आएगी। तो 3 इक्वेशन आपके सामने है, तीनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हो। आप इस इक्वेशन से एम वी कोस फाई निकालो, और इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों एच न्यू डिवाइड बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कोस ऑफ थीटा। आप इस सी को भी हटा सकते हो और इस सी को उस साइड जाके मल्टीप्लाई में ले सकते हैं हम, सी एम वी। सेम केस हियर, यहां पर इसको उस साइड ले आओ, सी एम वी साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों एच न्यू डैश साइन ऑफ थीटा। ओके, अब सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा इसकी किसी तरह से इस कोस फाई को हम कवर करें, इसको साइन और कोस फाई को। तो इन दोनों टर्म को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। जब दोनों टर्म को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा बच्चों सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका भी स्क्वायर करके ऐड कीजिए आप, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉमन आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा सारे का स्क्वायर।
इसको सोल्व आउट कर लेंगे बच्चों। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये मैथमेटिकली आप अपने आप कर लेंगे, मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती कि आप नहीं कर सकते। तो मैं एक बार फाइनल रिजल्ट हमारा क्या बनेगा बच्चों यहाँ से इस मैथमेटिक्स को पूरा करने के बाद वो हम ही निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन तो बच्चे हमारी यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से इक्वेशन आएगी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एम कॉमन या सी स्क्वेयर कॉमन एम, देखो इधर ले गए इसको और इसको इधर ले आए, एम माइनस एम नोट। इन दोनों इक्वेशंस को इसका स्क्वायर कीजिए और इसके स्क्वायर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसके स्क्वायर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और जहां भी एम आए, एम स्क्वायर आए, वहां पर इसकी वैल्यू ये पुट कर दें। ध्यान से सुन लें, इसके वैल्यू जो भी यहां वैल्यू आई बच्चे, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको आप सोल्व आउट कर लें बच्चे आगे, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जहां भी एम आए वहां पर ये वैल्यू पुट कर दो, ये वाली। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो कुछ इस टाइप से निकल के आएगा, न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइड बाई न्यू न्यू डैश इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया बच्चों। अगर आप इसको ऐसे लिखें, न्यू न्यू डैश को एक बार इसके नीचे ले, एक बार इसके नीचे, तो ये आ जाए 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, और c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अगर यहाँ से आप न्यू को लैम्डा में चेंज करेंगे तो c बाई लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से ये c आएगा बच्चों, यहाँ पर फिलहाल c आएगा अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में हम ले रहे हैं। चलिए वो तो एक ही बात है, कैंसिल आउट भी हो जाएगा, c स्क्वायर रखिए। तो न्यू की वैल्यू रख दो बच्चों c बाई लैम्डा माइनस c बाई लैम्डा, यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये। अगर इसकी वैल्यू हम देखें, एक मिनट से एक बार देखें इसको, तो अगर लैम्डा की टर्म में देखेंगे तो लैम्डा की टर्म में हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। देखो यहाँ पर 1 बाई न्यू डैश, ये आएगा लैम्डा बाई सी माइनस लैम्डा बाई सी, लैम्डा डैश बाई सी, लैम्डा बाई सी इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो सी से सी कैंसिल आउट, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश या लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा। ये एक एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर ही हमारा मेन फोकस रहेगा कि क्या फाइनल रिजल्ट निकले और क्या क्या हमें वहां से और कंक्लूसिव एविडेंसेस मिले वेवलेंथ के बारे में। अब देखिए कोस थीटा जो होगा बच्चों, कोस थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर कोस थीटा हमेशा 1 से कम या बराबर होगा, इसका मतलब आप इसमें से जब एक में से इसको घटाएंगे तो अगर ये वैल्यू एक से कम वैल्यू घटाओगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा डैश जो हो लैम्डा से ज्यादा है। और ये इस बात को कंफर्म करता है कि जो स्कैटर्ड एक्सरे है, स्कैटर्ड एक्सरे का वेवलेंथ जो है इंसिडेंट एक्सरे से ज्यादा है। लैम्डा डैश इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ incident X-ray, and from this experiment or this effect we can say that the effective wavelength after scattering the X-ray having greater wavelength than the incident X-ray. Okay, this is the main point. Now ये जो है शिफ्ट बच्चों that is called lambda delta lambda। अब इसको हम बार बार डेल्टा लैम्डा लिखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा h डिवाइड बाई m नॉट c, h डिवाइड बाई m नॉट c 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब यहां पर अलग अलग वैल्यू के ऊपर, अलग अलग एंगल के ऊपर आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो देखिए अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें बच्चों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने का मतलब है कि जो फोटोन आया है वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद वो राइट एंगल पे चला गया 90 डिग्री पे अगर हम कर रहे हैं तो 90 डिग्री पे अगर होगा तो cos 90 हो गया 0, तो डेल्टा लैम्डा जाएगा बच्चों h डिवाइड बाई m नॉट c, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों, ये रिजल्ट निकल के आएगा, एक मिनट अगर लिखें इसको 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ये रिजल्ट हमें यहां से मिलेगा। दिस इज द कॉम्पटन शिफ्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट।
द चेंज इन वेवलेंथ, दिस इज द चेंज इन वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ में चेंज आया है, या आप ये कह सकते हो कि हमें इतना एक्स्ट्रा वेवलेंथ, ज्यादा पहले से ज्यादा वेवलेंथ हमें मिलेगी अगर एक फोटोन किससे स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है। और वो साफ तौर पर जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इस बात पे पक्का डिपेंड करेगी कि फोटोन किस एंगल पे स्कैटर हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एंगल द फोटोन और द एक्सरे स्कैटर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये एंगल अगर अलग अलग होगा तो शिफ्ट अलग अलग आएगी। अगर हम थीटा जीरो बोल दें, अगर थीटा जीरो बोल दें, थीटा जीरो का मतलब क्या है कि वो स्ट्राइक किया बगैर किसी एंगल पे, स्कैटरिंग हुई ही नहीं, स्कैटरिंग ही नहीं हुई है, तो आप देखिए वहां पर ये जीरो हो जाएगा, 1 - 1 0, तो इसका मतलब शिफ्ट भी नहीं आएगी। अगर थीटा 180 है, अगर हम थीटा 180 डिग्री ले लें, अगर 180 डिग्री थीटा ले लें तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h डिवाइड बाई m0c, 1 माइनस कोस 180 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी। तो यहां से बच्चों जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए वो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास 2h m0c, दिस इज द ट्वाइस ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। तो उससे डबल आएगी अगर कोई फोटोन या एक्सरे क्या हो बच्चों, वो किस पे इसको कर जाए, वो किस एंगल पे, अगर वो 180 डिग्री पे रिकॉइल बैक हो जाए, स्कैटर्ड गेट स्कैटर्ड बैक हो जाए, तो उस केस में हमें इतना शिफ्ट मिलेगा। ओके, तो ये जो हमने ड्रा किया, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से समझिए, हमने ग्राफ ड्रा किया है और वो ग्राफ क्या है कि यहाँ जो एक्सरे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्कैटर्ड एक्सरे जो हम ऑब्जर्व करेंगे डिटेक्टर के साथ, उसकी इंटेंसिटी को यहाँ पर दिखाएंगे बच्चों, और यहाँ हम लेंगे वेवलेंथ, भाई कौन सी वेवलेंथ पे कितना इंटेंसिटी हमें मिला। तो ये देखा गया 90 डिग्री के ऊपर अगर हम देखें, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर डिटेक्टर यहाँ लगा दें बच्चों, यहाँ डिटेक्टर लगा दें, तो कोई भी एक्सरे जब स्कैटर होकर 90 डिग्री पे जाए, तो 90 डिग्री पे ये ऑब्जर्व किया गया कि दो पीक हमें मिलेंगी, देयर विल बी 2 पीक्स, वन पीक विल बी एट 0.709 एंगस्ट्रॉम एंड द सेकेंड वन पीक इज द एट 0.731 एंगस्ट्रॉम, ये सेकंड पीक है। और जब इन दोनों का डिफरेंस किया गया तो दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली ये आता है। और ये जो है, ये जो हमने वेवलेंथ एक्सरे यूज कर रहे हैं, जिस एक्सरे को हम यूज कर रहे हैं, उस एक्सरे का ओरिजिनल वेवलेंथ भी लगभग इतना ही है, 0.709 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है जो एक्सरे इंसिडेंट कर रही है, ये उसका वेवलेंथ है। और ये किसका वेवलेंथ है, ये स्कैटर्ड वेवलेंथ है। कितने डिग्री पे जब स्कैटर होगा, 90 डिग्री पे स्कैटर होगा। दोनों में कितना डिफरेंस आया, इतना डिफरेंस आया। तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया कि ये इस पूरे के पूरे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। अब मुद्दा ये है कि यहां हमें इस पे भी पीक क्यों मिल रही है। यहां तो चलो पीक ठीक है कि स्कैटर होके गया है और हमें शिफ्ट मिल रही है, लेकिन हमें कुछ पीक यहां पर ऐसी भी मिल रही है जब एक्सरे ओरिजिनल वेवलेंथ के साथ भी हम उस पीक को रिसीव कर रहे हैं। अब ये कैसे हुआ, हमने शुरुआत में कहा था कि जब एक्सरे किसी एटम से स्ट्राइक करेगी तो वो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है, और वो इलेक्ट्रॉन किससे, जब भी वो किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपको पता है जो एनर्जी से जो बाइंड अप होगा एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ, वो जस्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ बाइंड अप होता है, और जो एक्सरे आ रही है उसकी एनर्जी उसके कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है बच्चों, इसलिए उसको नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रीट करते हैं। लेकिन जब वही एक्सरे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जबरदस्त बॉन्ड के साथ बंधा होता है, उसकी जो बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर जो एक्सरे आई है वो अकेले इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं इंटरेक्ट करेगी, वो साथ में वो एटम के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है। अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं हिलेगा, एटम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है उसका। समझ गए ना मेरी बात। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर मान लिया एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे यही है, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लिया हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर फिक्स कर रखा है दीवार के अंदर, हल्का सा कोई है 2 kg मास का है। एक तो हमने दीवार के साथ ऐसे ही वैसे ही टच करके रख रखा है, आप उसको आसानी से मूव करवा दोगे। लेकिन अगर वो दीवार में फिक्स है, फिर आप उसके ऊपर फोर्स लगा के देखिए, वो फिक्स, वो आपसे मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब वो अकेला इंडिविजुअल जो दिख रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि दीवार का मास भी उसके साथ कंसिडरेशन में आ गया है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस केस में जब एक्सरे उससे स्ट्राइक करती है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ,
ठीक है, तो एज इट इज क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन में कोई रिकॉइलिंग होती है ना एटम में कोई रिकॉइलिंग होती है, तो दैट इज इट मींस दैट जो एक्सरे एनर्जी के साथ आई थी वो उसी एनर्जी के साथ स्कैटर आउट हो जाएगी, इसलिए उस केस में हमें कोई भी शिफ्ट नजर नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्राफ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कई बार ये ग्राफ ही पूछ लिया जाता है कि इसकी पीक किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, इस पीक का मीनिंग क्या है और इस पीक का मीनिंग क्या है, हमें ओरिजिनल वेवलेंथ पे पीक क्यों मिल रही है, हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट, तो आप ये एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। हो गया, चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं अगला जो पार्ट है। अब कुछ बेसिक से रिलेशंस हैं, हम मतलब उसमें वही बात है, ज्यादा डेरिवेशंस वगैरह देखो मैथमेटिकल है बच्चों, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मेन बात है कि समझ में आना चाहिए कि हुआ कैसे है। तो देखिए हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट आई है उसका हम एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। डेल्टा लैम्डा जो आया है बच्चों वो आया है, यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे और एक्सप्रेशंस अलग अलग टर्म्स में हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमारा ये एक मेन ये रहेगा कंसर्न कि जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन टकराया है, टकराने के बाद उसके पास कितनी एनर्जी रह गई है और इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आया है, मतलब अपनी कितनी एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन के केस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी, या हम एक बार ये भी निकाल सकते हैं, थोड़ा छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड एंगल ऑफ रिकॉइलिंग। दिस एंगल इज कॉल्ड रिकॉइलिंग एंगल, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। मतलब एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो फोटोन ने एंगल बनाया है स्कैटर होने के बाद स्कैटरिंग एंगल, और इलेक्ट्रॉन ने जो बनाया है वो इसको भी आप स्कैटरिंग एंगल बोल सकते हो, रिकॉइलिंग एंगल बोल सकते हो। तो थीटा और फाई में हमने रिलेशन निकालना है बच्चों, और वो रिलेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। और वो रिलेशन क्या आएगा, उसको किस एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हम पहले निकाल चुके हैं, और उस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा में ही हमने एक्सप्रेशन को पुटअप करना है। और वो पुटअप करके कैसे निकाल लेंगे, ये एक मेन पॉइंट है, इसको किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीछे हमने अभी तक पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए ये दो इक्वेशन हमने निकाली थी, एम वी कोस फाई, इसकी इक्वेशन आई थी बच्चे एम वी कोस फाई आ गया था, हमने लिखा भी था उसको एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा, और एक आई थी बच्चों एम वी साइन फाई, ये आ जाएगा एच न्यू डैश साइन थीटा। आई थिंक यही इक्वेशन थी दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कीजिए, टेन फाई आएगा, टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ये ऊपर एच न्यू डैश डिवाइड बाई एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस ऑफ थीटा, यहां आ जाएगा बच्चों साइन थीटा, एच से एच कैंसिल आउट, न्यू डैश साइन थीटा डिवाइड बाई न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा। अगर आप न्यू डैश से भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर साइन थीटा डिवाइड बाई न्यू डैश से डिवाइड कर दे न्यू बाई न्यू डैश माइनस कोस ऑफ थीटा। अब ये जो फैक्टर है न्यू माइनस न्यू डैश, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, या इसको अगर लैम्डा में चेंज करना चाहते हो तो लैम्डा में कितनी वैल्यू आएगी इसकी, देखिए अगर इसको लैम्डा में चेंज करना चाहते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी, क्योंकि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू दिस आया है, तो इसको सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी सी बाई लैम्डा, तो साइन ऑफ थीटा नीचे आ जाएगा लैम्डा डैश तो चला गया बच्चों ऊपर डिवाइड बाई लैम्डा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहां से वैल्यू निकालो, यहां से वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा डैश बाई लैम्डा की, लैम्डा से डिवाइड कर दो, लैम्डा डैश बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी, लैम्डा से डिवाइड कर दिया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और लैम्डा आ जाएगा सी बाई न्यू, तो इसकी जगह सी बाई न्यू रखेंगे तो सी स्क्वायर न्यू। ये टर्म बच्चों हमने अल्फा मान लिया, इसको बार बार कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे, एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से लैम्डा डैश ये -1 हो आएगा यहां पर बच्चों, ध्यान से देखें -1, लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस लैम्डा बाई लैम्डा 1 हो गया, यहां लैम्डा से डिवाइड किया तो ये टर्म आ गई, तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 1 प्लस, इधर ले आओ 1 प्लस अल्फा इंटू
1 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, नीचे आएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर साइन थीटा को लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। नीचे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा, इन दोनों में से कॉमन आ गया बच्चे कोस थीटा माइनस अल्फा माइनस अल्फा। आई थिंक यहां से कॉमन देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा अलग चला गया, माइनस अल्फा कोस थीटा माइनस कोस थीटा। तो अगर माइनस अल्फा कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, इस तरह से। ठीक है, अब यहां देखो इन दोनों में से अगर आप कॉमन करेंगे बेटे ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। नीचे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लेंगे, इसमें से 1 प्लस अल्फा कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से इसको मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो 1 प्लस अल्फा कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा अगर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास ये बच जाएगा बच्चों 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फाइनली क्या रिजल्ट निकलेगा देखिए, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक इससे कैंसिल आउट, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये एक एक्सप्रेशन निकल के आया हमारे पास यहाँ, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2 1 प्लस अल्फा। दिस इज एन एक्सप्रेशन। और यहां आप साफ तौर पर कह सकते हो जब थीटा 90 डिग्री आएगा, यानी जब कोई भी फोटोन यहां स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करके 90 डिग्री पे जाए, तो उस 90 डिग्री पे हमें शिफ्ट तो मिलेगा बच्चों इतना, ये वाला, ठीक है ना, शिफ्ट जब निकालो इतना का शिफ्ट तो मिलेगा कितना, 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ये तो मिलेगा शिफ्ट। थीटा 90 होगा तो थीटा 90 होगा तो क्या होगा, थीटा 90 होने पर ये बन गया बच्चों थीटा पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो गया कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होगी 1, तो ये 10 फाई आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस अल्फा। यानी फाई नॉन जीरो आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू अल्फा की आएगी और इलेक्ट्रॉन किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या करेगा, स्कैटर करेगा। और अगर थीटा हमारा 180 है, यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके आपका फोटोन यहां कोलाइड करके वापस चला जाता है, तो उस केस में यहां हो जाएगा पाई बाई 2, और कोट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, कोट पाई बाई 2 की वैल्यू आएगी 0, कोट पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो 10 फाई 0 और फाई क्या आएगा 0 आएगा। यानी जब फोटोन रिवर्स स्कैटर कर जाएगा, टकरा के उल्टा चला जाएगा, तो फोटोन का एंगल क्या होगा, 0 रहेगा। फोटोन सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या नहीं करेगा, वो स्कैटर नहीं करेगा, सेम अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा, लेकिन फोटोन टकरा के वापस चला जाएगा। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट अबाउट दिस। अगला काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमने रिलेशन निकालना है, किसकी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन के बीच इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, थीटा के टर्म में निकालना बच्चों काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से निकाल लेंगे वो देखिए आप एक बार। देखो हमने ये पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आई होगी, फोटोन के पास जितनी एनर्जी थी, टकराने के बाद इतनी एनर्जी इधर गई है। अगर इस एनर्जी में से ये वाली एनर्जी घटा दें तो जो बाकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लेके गया है, और वो किसके रूप में लेके गया है बच्चों, वो हम काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में लेके जाएगा। कितनी एनर्जी होगी वो, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस, एच सी माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू ई। ये काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं। एच सी आ गया कॉमन, अंदर आ गया 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश, ठीक है, ये आ जाएगा एच सी लैम्डा डैश
माइनस लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा लैम्डा डैश, ये आ जाएगा। इनके एक्सप्रेशन को फिर वहीं से हम पुटअप करेंगे उस रिजल्ट से, और फाइनली रिजल्ट निकलने के बाद हमें जो मिलेगी बच्चे काइनेटिक एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन मैं यहां लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ थीटा, जो एनर्जी आएगी वो आएगी एच न्यू बाहर ऐसे कैसे, अल्फा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, जो टर्म ऊपर है उसको नीचे 1 में ऐड कर दो, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा, दिस इज स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। तो यहां से आप देखिए, अगर हमारा थीटा, अगर हमारा जो फोटोन है वो फोटोन अगर 90 डिग्री पे स्कैटर हो रहा है तो कोस 90 0 ऊपर आएगा अल्फा, नीचे आएगा 1 प्लस अल्फा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा बच्चों आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, एच न्यू डिवाइड बाई एम नॉट सी स्क्वायर है। तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है आपसे इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म में पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फाई। तो फाई की टर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी फाई की टर्म में, यहां पर थीटा जो है, यहां से इस एक्सप्रेशन से हम थीटा की वैल्यू, इसको चेंज कर लो बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर लीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा बाई 2 कोट थीटा बाई 2 की वैल्यू वहां से निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई के जो आएगा वो आएगा एच न्यू ब्रैकेट 2 अल्फा कोस स्क्वायर फाई, नीचे आएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। ये इस एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, ये किसकी टर्म में मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों फाई की टर्म में। निकला कैसे है, इसी एक्सप्रेशन में हमने इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखो, उसके बाद यहां से इस एक्सप्रेशन से आप देखो कोट थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 10 अल्फा 10 फाई, और हमें चाहिए साइन स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर कोट मिल गया आपको, और आपको पता 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर होता है। तो कोट स्क्वायर की वैल्यू पुट करके कोसिकेंट स्क्वायर आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे हम। इस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां भी साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, यहां भी साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। समझ गए ना क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, इसको इधर ले आओ, वो आ जाएगा कोट स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू कोट स्क्वायर जो वैल्यू आएगी इसको यहां रख दो, जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोसिकेंट स्क्वायर की, हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर, तो जो वैल्यू आई है उसका उल्टी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, वहां से आपको एंगल मिल जाएगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी, व्हाट इज एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, दैट इज एच न्यू डैश, ये है एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की। तो न्यू डैश की वैल्यू पुट कर दो बच्चे, इसमें क्या करोगे, और वो आप किस तरह से पुट कर सकते हो, वहीं से वेवलेंथ से फॉर्मूला निकालोगे और वहीं से आपका रिजल्ट बन जाएगा, उसी एक्सप्रेशन से निकालोगे आप, जो ये वाला है, ये रहा, यहीं से निकालोगे। लैम्डा डैश निकालना है, लैम्डा डैश की इधर ले जाओ और उसके बाद इसकी टर्म फाइंड आउट कर लो। तो एच न्यू डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, और कहां से निकाल लेंगे, इधर इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। ये आ गया लैम्डा डैश डिवाइड बाई लैम्डा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो लैम्डा डैश आ जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा कोस थीटा इंटू लैम्डा, ये रिजल्ट आ गया लैम्डा डैश। तो यहां से न्यू डैश आ जाएगा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा सी बाई न्यू, तो लैम्डा डैश क्या आ जाएगा, सी बाई न्यू डैश। तो सी बाई न्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस ऑफ थीटा इंटू अल्फा लैम्डा। तो न्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, उल्टा कर दो इसको, 1 डिवाइड बाई सी इंटू 1 प्लस अल्फा कोस ऑफ थीटा इंटू लैम्डा। तो इसको आप चेंज कर, लैम्डा आपको पता है, अल्फा आपको पता है वैल्यू, कोस थीटा पता है, सी पता है, तो वहां से एच से यहां मल्टीप्लाई करो और एच से यहां मल्टीप्लाई कर दो। इसको लिख दो सी बाई
न्यू, ये आ जाएगा c बाई न्यू, और c इंटू सी सी स्क्वायर, एच न्यू डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा कोस ऑफ थीटा इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये था बच्चों हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन, अल्फा की टर्म में आ जाएगा। किसकी टर्म में आएगा? अल्फा की टर्म में। तो ये बच्चों हमारा सारा का सारा कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में था। देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट? फ्रैंक हर्ट्ज एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हुए। एक बार किसी एडिटर ने उनसे पूछा कि सर इस टाइम पे इतनी डिस्कवरीज क्यों नहीं हो पा रही हैं फिजिक्स के अंदर? तो हर्ट्ज ने एक बड़ा ही कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, लेकिन गलत बात यह है कि मैं एक गलत टाइम पे पैदा हो गया हूँ। अगर मैं न्यूटन के टाइम पे पैदा होता तो मैं बहुत सारी और डिस्कवरीज करता, बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज करता। बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी उस टाइम, आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन बट बोर्न एट रॉन्ग टाइम। लेकिन उनको ये खुद नहीं पता था कि जो वो उस टाइम पे जो उन्होंने वर्कआउट किया है वो एक नई फिजिक्स के लिए फाउंडेशन तैयार करेगा, और एक्चुअली में आगे जाके वो नई फाउंडेशन उन्होंने तैयार भी की। उसका एक एग्जाम्पल ये है आपके सामने। फ्रैंक और हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, सिंपल। लो प्रेशर पे मरकरी ट्यूब लिया, एक कैथोड ले लिया बच्चों, एक एनोड ले लिया, और एक ग्रिड ले लिया बीच में। और इस ग्रिड पे हम, इसके अंदर क्या है, इसमें होल्स हैं, ग्रिड्स में होल्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मरकरी से टकराते रहेंगे, और ग्रिड के ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रखा है। बार बार हम उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ इस पे रीच करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कब रीच करेगा। तो ये हमने इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हुआ क्या कि जब यहाँ पर जब शुरुआत में इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड किए। अब हुआ क्या, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ कोलाइड कर रहे हैं, शुरुआती दौर पे क्या हो, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे पोटेंशियल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है, या हमें जो कलेक्टर करंट है वो लगातार बढ़ता हुआ मिल रहा है। बेशक वहां पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होंगे एटम से, लेकिन फिर भी स्ट्राइक वगैरह करके अपनी उसी एनर्जी के साथ, लगभग उसी एनर्जी के साथ यहाँ रीच कर रहे हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई ज्यादा लॉस नहीं आया है। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक सर्टेन पोटेंशियल पे आते ही जो कोलिजन है, जो इलेक्ट्रॉन मरकरी एटम जो जगह जगह पर पड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन उन मरकरी एटम से जाके टकराएगा, और वो मरकरी एटम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, ऐसा देखा गया जैसे 4.9 वोल्ट पे, 9.8 वोल्ट पे, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद दैट एटम, दैट एटम अब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, और वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, एटम को आयनाइज कर दिया। किसको आयनाइज कर दिया? एटम को आयनाइज कर दिया। इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जब मरकरी के एटम से कोलाइड करेंगे, उस सिचुएशन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो जाएगी। और एनर्जी लूज होने से क्या होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रीच कर रहे थे, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल उनको नहीं आने देगा यहां पर, वो पहले रीच कर रहे थे, अब एनर्जी कम होने की वजह से वो सडनली क्या है, एकदम से करंट क्या हो गया बच्चों, डाउन चला जाएगा। तो पर्टिकुलरली 4.9 वोल्ट के आसपास आके बच्चे एकदम से करंट क्या है, एकदम से डाउन चला जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट एकदम से शार्पली डाउन हो जाता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड क्रिटिकल पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद फिर पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, करंट एक बार डिक्रीज किया, डिक्रीज करने के बाद फिर से हमने पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब फिर एटम से टकराएंगे, अब फिर उनके कोलिजन इलास्टिक होंगे। इलास्टिक कोलिजन होंगे, अपनी एनर्जी एटम को ट्रांसफर नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कोई ज्यादा लूज नहीं करेंगे, इसलिए वो मोस्टली सारी की सारी एनर्जी के साथ यहां रीच करना शुरू कर देंगे, और फिर से हमारा करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 9.8 आया, 9.8 आते ही क्या हुआ, एटम्स जो थे वो फिर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और फिर से कोलिजन इनइलास्टिक हो जाता है, और उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिर डाउन चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिड्यूस कर देंगे, तो एनर्जी रिड्यूस करने से फिर से हमें कलेक्टर, एमिटर के ऊपर, एनोड के ऊपर जो है, हमें क्या है, कलेक्टर कह लीजिए इसको, कि हमें इलेक्ट्रॉन नहीं रिसीव होंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं रिसीव होंगे, फिर से एक सडन फॉल आएगा किसके अंदर, करंट के अंदर, और फिर उसी प्रकार से हमें देखने को मिलेगा 14.7 पर। तो क्वेश्चन ये है, यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं? यहां से हम ये बात कंक्लूड करते हैं बच्चों, यहां से जो मेन पॉइंट हम कंक्लूड करते हैं, वो क्या कंक्लूजन निकल के आता है? वो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आते ही मरकरी से कोलाइड करेंगे, तो ये देखा गया बाद में कि मरकरी का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी,
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वो अप्रोक्सीमेटली इनके आसपास ही इधर इतनी आती है। यानी एटम ने एनर्जी ली किससे? इलेक्ट्रॉन से, लेकिन एक पर्टिकुलर केस की एनर्जी ली। ऐसा नहीं कि मनोमर्जी कोई भी एनर्जी उसने रिसीव कर ली, नो, उसने एक पर्टिकुलर एनर्जी ली। जैसे ही 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा है या उतनी एनर्जी मैच कर रही है, इमीडिएटली उस एनर्जी वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये इस बात को स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए बच्चे या उनका जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल जो है वो क्वांटाइज्ड है। वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस एनर्जी कंटेन नहीं किए हुए हैं, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लिए हुए हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी तो ही वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, उससे कम या उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो एक्साइट नहीं होगा। दिस कंफर्म द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये बताता है कि एनर्जी पैकेट के रूप में जो है वो रिसीव कर रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी रिसीव नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रैंक-सर्ट्स क्वांटाइजेशन एनर्जी रूल। और इसको एक्सपेरिमेंटली जब चेकआउट किया गया तो जब वेवलेंथ बच्चे वहां से एटम से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से जो बच्चों एनर्जी वेवलेंथ निकलती है, मैं बता देता हूं, वो वेवलेंथ निकलती है नियर अबाउट टू बी 2536 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, एक्सपेरिमेंटली इस रिजल्ट से फाइंड आउट किया गया, क्योंकि हमें पता है hc बाई लैम्डा दिस इज एनर्जी, और एनर्जी को बच्चे हम लिख सकते हैं यहां से 1240 डिवाइड बाई लैम्डा नैनोमीटर। तो ठीक है, एनर्जी हमें पता है या वेवलेंथ हमें पता है, एनर्जी है 4.9। तो ये वैल्यू जब यहां वैल्यू पुट कर दें तो लैम्डा जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा बच्चे 2.54 एंगस्ट्रॉम। यानी ये रिजल्ट बहुत हाईली मैच कर रहे थे। तो एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट इस बात को कंफर्म कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है या जब वो किसी मरकरी के एटम या किसी भी एटम से कोई एनर्जी इंटरेक्ट करती है तो वो एनर्जी तभी लेगा जब वो उसके पैकेट के जो एनर्जी है या जो पैकेट उसको चाहिए, जो एक पीक, जो एक हम कहेंगे जिसको क्वांटाइज्ड एनर्जी चाहिए, डिस्क्रीट एनर्जी चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगी वो एनर्जी को रिसीव नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए कंफर्मेशन किया था कि एटम के अंदर जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में बच्चों, वो अपने पर्टिकुलर फिक्स लेवल्स में है, इन बिटवीन दैट कोई एनर्जी रेंज एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इज ऑल अबाउट हर्ट्ज प्लैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने किया था फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में, तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा एक डायग्राम है इसका। ये पोटेंशियल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को आगे करेगा, ये ग्रिड इसको एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि जब एटम को से जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे बच्चों तो वो एनर्जी लूज करेंगे, तो उनको वापस एनर्जी गेन करवाने के लिए हम इसको ग्रिड पोटेंशियल से इसको लगातार एक्सेलरेट करवाएंगे, और यहाँ कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो वो हमें करंट के रूप में मिलेगा। तो हमने ग्राफ करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में बनाया है। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन।